हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 10 में मैथ हमारा जो चल रहा था उसमें हमने चौथा चैप्टर कर रहे हैं। चौथे चैप्टर में पहला और दूसरी एक्सरसाइज हो गई है। आज हमारा तीसरी एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज होगी चौथे चैप्टर की। तो क्लास 10 कक्षा 10 का चौथा एक्सरसाइज चल रही है, उसमें हम 4.3 एक्सरसाइज को आज करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज करने से पहले हम क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है तो फिर उसके बाद हम करने का प्रयास करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन में अगर आप बच्चे देखें, इसमें बुक आपके पास है तो नहीं है तो आप पुरानी बुक से तैयारी करिए, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। पुरानी बुक से भी तैयारी कर सकते हैं। इसके पीछे वाला जो वीडियो है आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप पुरानी बुक से कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन एक्सरसाइज आपको छोड़ना है और कौन सी एक्सरसाइज का आपको पढ़ना है। पूरा विस्तृत हमको 30-35 मिनट का वीडियो है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब देखो बच्चे, यहाँ पे बात करते हैं 4.3 एक्सरसाइज जो न्यू एनसीईआरटी के थ्रू हम पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन में क्या रहा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और मूलों का अगर अस्तित्व है तो हमको क्या करना है, उन मूलों का ज्ञात भी करना है। अब देखो, पहली बात तो हम जान लेते हैं द्विघात समीकरण क्या कहते हैं। सभी बच्चे द्विघात समीकरण को बहुत पहले से ही परिचित होंगे। क्या द्विघात समीकरण क्या होता है बच्चे, यहाँ पे बात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण से पहले से ही बच्चे परिचित हैं। क्या परिचित हैं कि अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इस तरीके का कोई समीकरण देखने को मिलता है तो द्विघात समीकरण होगा। कब होगा, जब क्या हो, a क्या हो, 0 के बराबर ना हो। मतलब ये 0 के बराबर ना होगा, नहीं होगा, तब वो क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। अब बच्चे, यहाँ पे इस वाले एक्सरसाइज चौथे 4.3 में एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको प्रकृति निकालने के लिए आपको विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। क्या, विविक्तिकर कैसे निकलेगा, इसको रिप्रेजेंट करेंगे या डिनोट करेंगे, इसको किससे, डी से डिनोट करेंगे। किससे, डी से डिनोट करेंगे। अब आपके पास फार्मूला क्या होता है विविक्तिकर निकालने के लिए। अब इसमें फार्मूला होता है डी बराबर क्या होगा, b² - 4ac। अब क्या होगा बच्चे, d² बराबर b² - 4ac। अब यहाँ पे बच्चे बात आती है, इसमें 3 कंडीशन लगेंगी। 3 कंडीशन क्या लगेगी, पहली कंडीशन, यदि d का मान धनात्मक आ जाए। यदि, यहाँ पे लिखना बच्चे, यदि d का मान धनात्मक आ जाए, क्या, धनात्मक आ जाए, तब मूल अस्तित्व में रहेंगे, अस्तित्व में रहेंगे और जो मूल होगा वो अलग अलग होगा, और जो मूल होगा वो अलग अलग होगा। अब बच्चे बात आती है d का मान निकाला कैसे जाएगा। d का मान निकालने के लिए b² - 4ac। देखो, d का मान निकालने के लिए b² - 4ac, इसका मतलब d का मान जो होगा क्या होगा, धनात्मक होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा। d का मान क्या होगा, धनात्मक होना चाहिए, 0 से बड़ा। और d बराबर क्या रखेंगे आप, b² - 4ac। ये क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, धनात्मक होगा। तब क्या होगा, d का मान जब धनात्मक होगा आ जाए तब मूल अस्तित्व में रहेंगे और मूल अलग अलग होंगे। इसका मूल क्या होगा, जो समान मूल निकलेगा या कि अलग अलग मूल निकलेगा, तो यहाँ बच्चे अलग अलग मूल निकलेगा। दूसरी कंडीशन आपकी कहती है क्या, यदि d का मान बराबर हो, d का मान 0 के बराबर हो। यहाँ पे बच्चे, यदि d का मान 0 के बराबर हो, 0 के बराबर हो, तो मूल अस्तित्व में होंगे, तो मूल अस्तित्व में होंगे। मूल कहाँ होंगे, अस्तित्व में होंगे और मूल बराबर होंगे, और मूल बराबर होंगे।
अब बच्चे इसमें कैसे, इसमें मतलब डी का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा। इसका मान जब हम रखेंगे, अब बच्चे बी स्क्वायर क्या है, ए क्या है, सी क्या है, तो बी मतलब बी ये है, ए ये है और सी ये है। तो ठीक यही यहाँ पे रखा गया है। जब हम इसके मान के रखेंगे देखेंगे कि मतलब कि यहाँ पे जैसे यहाँ धनात्मक आपको देखने को मिला, धनात्मक मतलब यहाँ पे 1 2 100 105 कुछ भी मान आ सकता है। यहाँ पे अगर 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो डी का मान होगा सिर्फ 0 आएगा। तीसरी कंडीशन बच्चे देख लेते हैं, तीसरी कंडीशन क्या कहता है, यदि डी का मान हमने एक बार धनात्मक दिखा दिया, एक बार शून्य दिखा दिया, अब हम एक बार ऋणात्मक दिखाएंगे। क्या, यदि डी का मान ऋणात्मक हो तो मूल अस्तित्व में नहीं होंगे, अस्तित्व में नहीं होंगे। जब मूल अस्तित्व में नहीं होंगे तो इनका मोल निकालना संभव नहीं होगा। तो क्या होगा, जब अस्तित्व में नहीं होंगे, जब अस्तित्व में नहीं होंगे तो मूल संभव नहीं है, या हल करना या द्विघात समीकरण को हल करना संभव नहीं है। अब बच्चे आपकी बात करना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन को हल कब करना है, जब आपका मूल क्या है, अस्तित्व में हो। दो कंडीशन आपको देखने को मिल रही है, जब हमारा d बराबर 0 दिख रहा है तब क्या है, मूल यहाँ पे अस्तित्व में दिख रहा है। अब जब d बराबर क्या है, 0 से बड़ा है, तब भी हमारा मूल क्या दिख रहा है, अस्तित्व में दिख रहा है। तो इन दो कंडीशन में हम कुछ द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व जब अस्तित्व में होगा तो कौन से समीकरण को लगाएंगे, यहाँ पे बच्चे ऊपर देख लेते हैं। जब अस्तित्व में होगा तो आपको समीकरण लगाना है, जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पे मैं x ले रहा हूँ बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब देखो इसमें बच्चे b क्या है, b मतलब x का गुणांक होगा, वहाँ पर भी a और c क्या होगा, a x स्क्वायर का गुणांक होगा, c यहाँ से होगा, फिर नीचे 2a है जो a x स्क्वायर का गुणांक होगा। इस पे हम मान रखेंगे, जो हमारा मान आएगा वही हमारा द्विघात समीकरण के मूल हो जाएंगे। तो हमको इसमें मूल भी ज्ञात करना है, कब ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है जब वो समीकरण अस्तित्व में होगा। अस्तित्व में चेक करने के लिए हमको इस वाले फार्मूले को लगाना है। तो यहाँ पे अगर d का मान पॉजिटिव दिखा देंगे तब हमारा अस्तित्व में हो गया, तब हम उस समीकरण को सॉल्व करेंगे और मूल का मान निकालेंगे। यदि d का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए, तब भी वो समीकरण क्या होगा, अस्तित्व में होगा, तब भी हम उस समीकरण को सॉल्व करेंगे और द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तब हमारा मूल निकल के आएगा। तो यहाँ तक बच्चे बात हो गई। इसके बाद हम चलते हैं आप क्वेश्चन, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे हम देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले वाले अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहले वाला क्वेश्चन अपन क्या कह रहा है बच्चे, कह रहा है कि 2x स्क्वायर, यहाँ पे हम बच्चे डालते हैं पहला वाला क्वेश्चन, कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। अब बच्चे देखो, अब आपको क्या करना है, इस समीकरण को सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के बाद आपको पहले तो इसको हम देख लेंगे, विविधता निकालेंगे। यदि ये अस्तित्व में आएगा तो अब हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे, किससे, इस वाले फार्मूले को लगा करके सॉल्व करेंगे। अब देखो बच्चे, इसको अस्तित्व में निकालने के लिए हमको विविधता निकालना पड़ेगा। पहले हम इसमें देख लेते हैं, a बराबर क्या है, हमारे पास 2 है। यहाँ पे देखेंगे b बराबर हमारे पास क्या है, b बराबर है -3 है, और c बराबर क्या है बच्चे, c बराबर क्या है, 5 है। अब देखो यहाँ पे इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, विविक्त कर निकालना है। क्या, विविक्त कर मतलब d निकालना है। d बराबर हम जानते हैं क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब देखो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर हम बात करें, यहाँ b का मान कितना है बच्चे, 3 है, अर्थात -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है, 2 है, और c का मान कितना है बच्चे, 5 है। अब यहाँ पे बच्चे देखो 3 त्रिक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 पंच 40 हो जाएगा, मतलब 40 हो जाएगा।
यहाँ पे आपको देखने को मिला 40 में से 9 गया तो -31 देखने को मिला। अर्थात यहाँ पे आप देखेंगे डी का मान क्या हो जाएगा, डी का मान आप किस में निकालिए, निगेटिव में निकालिए। यहाँ पे लिखना चूँकि डी का मान ऋणात्मक है, क्या है, ऋणात्मक है, अतः या इसलिए, अतः लिखना या तो इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, क्या, अस्तित्व में नहीं है। जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो इस समीकरण को हल करना तो हल संभव नहीं है। समीकरण, अतः समीकरण का हल संभव या यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अतः समीकरण का हल संभव नहीं है। यहाँ पे लिख लेना बच्चे, क्या, समीकरण का हल संभव नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में आपने देखा क्या, आपको दिखाना था, आपको पहले निकालना था क्या, विविक्तिकर का मान हमने देखा निगेटिव में आया। इसके पहले मैंने बताया कि विविक्तिकर का मान अगर निगेटिव में आता है तो उस समीकरण का मतलब कि वो अस्तित्व में उनके मूल नहीं होंगे। जब अस्तित्व में नहीं होंगे तो उसका हल करना उस समीकरण को संभव नहीं होगा। यदि यही डी का मान क्या हो जाता, पॉजिटिव आ जाता, या इसी पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 5 6 100 200 1000 कुछ भी आ जाता यहाँ पे, तब उसका मूल का मान अस्तित्व में होता, तब हल करना संभव था। और यहाँ पे अगर मूल का मान पॉजिटिव में आ जाता या कुछ भी और आ जाता, मतलब पॉजिटिव में आ जाता या 0 भी आ जाता, तब भी मूल का मान संभव हो जाता। तो बच्चे मतलब कि मूल का मान अब संभव नहीं है, तो ये क्या हो गया, समीकरण को हल करना संभव नहीं है। ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चे। कौन से क्वेश्चन, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हाँ, इस क्वेश्चन को पहले हटाते हैं, तब दूसरा वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, यहाँ पे बच्चे हम दूसरा वाला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम कौन सी बात करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, क्या हमारे पास है समीकरण 3x², क्या है बच्चे, 3x² - 4, थोड़ा से गीला हो गया। हम बच्चे बात कर रहे हैं दूसरे वाले क्वेश्चन पे। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ये हमारे पास समीकरण है। अब इस समीकरण में हमको पहले दिखाना है, इसमें देखना है विविक्तिकर। तो पहले हम a का मान हमारे पास आता है कितना, 3 है, और b का मान कितना है, -4 √3 है। इतना तो सभी बच्चे अब जान ही गए होंगे, a का मान कैसे निकाल रहे हैं, b का मान निकाल रहे हैं कैसे। नहीं जान रहे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी लो, क्या लिख लो, ax² + bx + c = 0। हम क्या करते हैं, इससे तुलना करते हैं। तो x का गुणांक 3 है, x का गुणांक a है, तो a बराबर हमारे पास 3 हो गया। x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -4 √3 है। तो इससे हम इसको तुलना करें तो हमारे पास b बराबर इतना आ गया, मतलब इस b के स्थान पे इतना लिखा है और c के स्थान पे 4 है। तो अब हम क्या लगेंगे, c बराबर कितना आ गया, हमारे पास 4 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, विविक्तिकर निकालना है बच्चे। क्या, विविक्तिकर निकालना है, मतलब d बराबर क्या निकालना है, b² - 4ac। d बराबर क्या निकालना है बच्चे हमको, 4ac। अब d बराबर b² - 4ac, b का मान कितना है बच्चे, b का मान है -4 √3 का होल स्क्वायर है, -4। a का मान कितना है, 3 है। a का मान बच्चे कितना है, 3 है, और c का मान कितना है, 4 है। 3 और 4 हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखो, इसको हम जब स्क्वायर करेंगे, किसको, इसको स्क्वायर करेंगे तो देखो √3 × √3, इसका मतलब हो जाएगा कितना, 3। और 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16। मतलब कि आ गया आपके पास 16 × कितना, 3 आ गया, 16 तियाँ 48 आ जाएगा। 16 तियाँ कितना आ जाएगा बच्चे, 48 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे बच्चे 48 हो गया, माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में हो जाएगा।
4 चौक 16 और 16 तियाँ कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ पे देखने को मिला 48 में से 48 गए तो आपके पास देखने को मिला कितना 0 देखने को मिला। अब देखो हमने इसके पहले बताया था कि यदि d का मान क्या हो जाए 0 आ जाए तब वो क्या होगा, चूँकि d का मान 0 है चूँकि d का मान 0 है इसलिए समीकरण के मूल या मूल अस्तित्व में हैं, अस्तित्व में हैं। जब अस्तित्व में हैं तो इनका हल संभव है, अतः हल संभव है। जब हल संभव है तो हल कैसे होगा। अब देखो बच्चे इस वाले समीकरण पे आपको क्या करना है, मान रखना है, फिर आपको हल करना है। देखो आगे देखें, जब हम इस वाले समीकरण पे रखें तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास -b है। b का मान कितना है बच्चे, यहाँ पे -4√3 है, हम रखेंगे -4√3 हो गया। देखो प्लस माइनस था, इस प्लस माइनस को हमने यहाँ पे रखा। फिर देखो क्या है बच्चे, अंडर रूट है, अंडर रूट लगा दिया। b² है तो b का मान यही है ना, -4√3 का होल स्क्वायर हो गया, -4 हो गया। a का मान कितना है बच्चे, a का मान 3 है तो a का मान यहाँ से 3 रख देंगे। c का मान देखें बच्चे, c का मान यहाँ पे 4 है तो c का मान 4 रख दिए। ठीक, अब देखो आगे 2 है, 2 हो गया। a का मान कितना है, a का मान मतलब कि a का मान यहाँ से देखो बच्चे 3 है, a का मान 3 रख दिए। अब हमारे पास निकल के आया कितना, x बराबर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया तो 4√3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया। अगर हम इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किए थे कितना आया था 48 आया था, इसका मतलब इसको 48 हो गया। अब यहाँ पे कितना 16 चौको 64 और 4 चौक 16, 16 3 48 ये भी हो गया। अभी यहाँ पे देखो बच्चे क्या आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। अब देखो क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया 4√3 प्लस माइनस कितना, ये 48 में 48 0/6 हो गया। यदि हम एक बार पॉजिटिव लें, एक बार क्या लें निगेटिव ले लें, यदि ना करो यहाँ पे लिख लूँ, पॉजिटिव लेने पर, चिन्ह को पॉजिटिव लेने पर क्या लेंगे, जब चिन्ह को हम पॉजिटिव लिए तो हमारे पास x बराबर क्या हो जाएगा 4√3 प्लस 0/6। इसका मतलब हो गया x बराबर क्या 4√3/6, मतलब 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब क्या हो गया x इक्वल टू कितना हो गया 2 और √3। नीचे 3 को क्या लिख सकते हो, √3 इंटू √3 लिख सकते हो। कैसे, यहाँ पे देखो बच्चे कैसे लिख सकते हो इसको 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3। मैंने देखा 3 को नीचे √3 इंटू √3 लिख दिया। क्यों लिख दिया उसको आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे √3 है, इस √3 से कट जाएगा तो हमारे पास x बराबर कितना आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा। एक x का मान ये निकल के आया। अब देखो बच्चे जब d का मान क्या हो 0 हो, d का मान 0 हो तब आपके मूल क्या होंगे, बराबर निकल के आएंगे। इसको मैंने पहले ही देखा था, पहले ही बताया था। एक बार मैंने इसको पॉजिटिव ले लिया, अब हम निगेटिव ले लेते हैं। अब हम क्या ले लें, निगेटिव, चिन्ह को निगेटिव लेने पर, चिन्ह को जब हम निगेटिव लिए तो x बराबर क्या निकल के आया 4√3 निगेटिव -0 क्या हो जाए 4√3 -0/6 हो गया। अभी यहाँ पे निकल के आया कितना 4√3 हो गया, इसमें से 0 घटा दोगे तो इतना हो गया 5/6। यहाँ पे बच्चे कितना है 4 है तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6। अब क्या हो गया x बराबर कितना हो गया 2√3। अब देखो इस 3 को मैंने फिर क्या लिख देंगे √3 मल्टीप्लाई √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर कितना निकल के आया 2/√3 निकल कर आया। ठीक, x बराबर कितना निकल के आया, इतना निकल के आया। आपने देखा कि जो दोनों मूल जब अस्तित्व में आ गए तो उसको हल संभव है, हल संभव है। और क्या है, जब हमने हल किया तो उसके मान x का मान 2/√3, x का मान यहाँ भी 2/√3 आया। मतलब जो दो समीकरण के दो मूल जो आए वो दोनों क्या आए, दोनों समान आए। समान क्यों आया, क्योंकि d का मान 0 आया। अगर d का मान पॉजिटिव आता मतलब धनात्मक आता तो यही मूल जो आते
यहाँ x बराबर 2/√3 और x बराबर 2/√3, मतलब इसमें इनके चाहे चिन्ह में परिवर्तन होता, मतलब ये अलग आता, इसका मान अलग आता। अब बच्चे ये तो हो गया अपना कौन सा दूसरा क्वेश्चन हो गया पहले का। अब हम चलते हैं इसी में तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए आगे चलें। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। आगे हम तीसरे वाले क्वेश्चन को हम लिखने का प्रयास करते हैं। कौन से बच्चे? तीसरे क्वेश्चन को हम लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे 2x² - 6x + 3 = 0, ये है। अब बच्चे इसमें क्या करना है आपको, हमें क्या करना है इसमें, करना क्या है हमको देखना है क्या, ये x है बच्चे, a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2 आ गया, b बराबर कितना आ गया -6 आ गया, और c बराबर कितना आ गया 3 आ गया। चलिए a b c का मान हमने देख लिया। अब इसमें विविक्त कर निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे? विविक्त कर निकालेंगे। तो d बराबर हम जानते हैं b² - 4ac होता है। अब यहाँ पे बच्चे b का मान रखो, b का मान -6 है तो -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना 2 है, c का मान 3 है, 2 × 3 हो गया, 6 का स्क्वायर करोगे 36 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया 24 हो गया। अभी यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि 36 में से 24 अगर घटाओगे तो आपके पास कितना निकल के आएगा, 12 निकल कर आएगा। कितना निकल के आएगा बच्चे? आपके पास 12 निकल के आएगा। जब 12 निकल के आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसका जो मान हो गया ये क्या हो गया, धनात्मक हो गया, धनात्मक मान हो गया। जब d का मान हमने धनात्मक निकाला तो क्या हो गया, यहाँ पे चूँकि d का मान धनात्मक है, यहाँ पे लिखना, चूँकि d का मान क्या है, धनात्मक है, तो इसलिए जब d का मान धनात्मक है इसलिए मूल क्या होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे, और मूल अलग अलग होंगे। जब मूल क्या है, वास्तविक मूल का मान धनात्मक है, मूल अस्तित्व में होंगे और मूल क्या होंगे, अलग अलग होंगे। अब जब मूल अलग अलग होंगे तो हम उनको सॉल्व कैसे करेंगे? चलिए उनको मूल अलग अलग दिखाते हैं। कहाँ से दिखता है अपना, हम क्या कहें बच्चे, जब आपका मूल अस्तित्व में आ जाता है, जब मूल अस्तित्व में आ जाता है इसका मतलब क्या हो गया, हल इसका क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा, संभव है। जब हल संभव है तो इसको हल करते हैं। देखो x बराबर x हम यहाँ क्यों लिखते हैं, क्योंकि समीकरण का यहाँ x का गुणांक है, इसलिए मैंने यहाँ पे x लिखा। -b है और b का मान कितना हमारे पास है, b का मान है -6, मतलब वहाँ वाला माइनस हम लगाएंगे, और यहाँ देखो वहाँ वाला समीकरण वाला माइनस, और b का मान -6 है तो -6 रख दिए, प्लस माइनस अंडर रूट, b का मान रखें -6 का स्क्वायर, मतलब इसका -6 का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2 है और c का मान कितना है 3 है, 2 और कितना हो गया 3 हो गया, नीचे 2 × a का मान बच्चे कितना है 2 है, a का मान हमने यहाँ पे रखा 2। ठीक, अब देखो बच्चे क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का गुणांक प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और -4 दूनी 8 3 24 हो गया। ठीक, 24 हो गया, अपान क्या हो गया 2 दूनी 4, x बराबर हमारे पास 6 प्लस माइनस क्या हो गया 36 में से 24 जाएगा तो हमारे पास 12 निकल के आएगा। जब 12 निकल के आएगा अपान 4, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस, देखो अंडर रूट 12 में से अगर हम इसमें बाहर निकालें तो आपको 4 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 तिहाई 12 निकलेगा, इसका मतलब इस 2 का जोड़ा निकलेगा तो मतलब बाहर √3 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया 2√3 हो गया, अपान कितना हो गया 4। अब देखो 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास 3 प्लस √3 प्लस माइनस √3 अपान 4, 2 1 2 2 दूनी 4 हो गया,
मतलब आपके पास निकल के आया 3 +√3/2, मतलब x बराबर हमारे पास निकल के आया +-√3 अपान कितना 2 निकल के आया। यदि हमारे पास दो मूल निकल के आएंगे, क्या यदि क्या हो पॉजिटिव लेने पर, यदि हम क्या करें पॉजिटिव लें चिन्ह को, तो हमारे पास x बराबर 3 +√3/2 निकल के आएगा एक समीकरण। और यदि हम क्या कर लें निगेटिव चिन्ह को ले लें एक बार, यहाँ बीच वाला निगेटिव ले लो, पॉजिटिव वाला छोड़ दें, तो x बराबर हमारे पास निकल के आएगा 3 - √3/2 आएगा। चलिए यहाँ तक ये हो गया। ये हमारे दो समीकरण निकल के आए। मैंने कहा आपके मूल जो होंगे अलग अलग निकल के आएंगे। क्या अलग अलग निकल के आया? देखो संख्या तो वही है लेकिन इसके चिन्ह में परिवर्तन है। तो इसका मतलब जब चिन्ह में परिवर्तन है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके मूल जो हैं अलग अलग निकल के आए हुए हैं। क्या है? इनके मूल अलग अलग निकल के आए हुए हैं। देखो 3 +√3/2 ये हो गया और x बराबर 3 - √3/2 ये हो गया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा, उनके जवाबों को अगले वाले वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए बच्चे इसको भी यहाँ तक इसके आगे चलते हैं हम। दूसरे वाले क्वेश्चन जो ये तो पहले का पहला, दूसरा और तीसरा कर रहे थे, अब हम दूसरा वाला क्वेश्चन जो है बुक में उसको हम देखते हैं। चलिए बच्चे हम आगे देखते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना दूसरा वाला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा क्या, कह रहा कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके दो बराबर मूल हों। दो बराबर मूल कब होते हैं बच्चे? ये दो बराबर मूल तब होंगे जब उसमें क्या होगा, d का मान 0 होगा। d का मान 0 होगा तो इसके मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब अलग अलग नहीं होंगे। अभी मैंने देखा d का मान पॉजिटिव में आया था, मतलब कितना 12 आया था। जब 12 आया था तब क्या हुआ था, मूल उसके अलग अलग थे क्योंकि वो धनात्मक में आया था। जब d का मान क्या हो जाए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है बच्चे, दूसरे का पहला क्वेश्चन है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है क्या, 2x² + kx + 3 बराबर 0। मूल क्या है, बराबर है, मूल बराबर है। जब मूल बराबर हैं इसके, तब यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे क्या कर दें a, b और c का मान निकालने का प्रयास करें इसमें, यहाँ पे देखो a का मान कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा यहाँ, और b का मान कितना निकल के आएगा, b का मान निकल के आएगा k, और c का मान कितना निकल के आएगा, c का मान यहाँ से 3 निकल के आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है मूल बराबर हैं। जब मूल बराबर हैं तो अतः क्या हो जाएगा, अतः d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब d बराबर जब 0 हो जाएगा, मूल के मान बराबर हैं, तो हमको k का मान दिखाना है। k का मान दिखाना है कब, जब d बराबर, अब हम जानते क्या है, d के स्थान पे b² - 4ac = 0 होगा। अब b का मान रखो बच्चे k² का होल स्क्वायर हो गया -4 हो गया। a का मान बच्चे 2 रख दो और c का मान कितना रख दो, 3 रख दो। c का मान 3 रख दिए बराबर 0। अब देखो यहाँ पे हमारे पास हो गया k²। अब क्या कर दो, ये 4 दूनी 8, 8 3 कितना हो गया 24, बराबर हो जाएगा कितना 0। तो k² बराबर 24 को इस साइड में लेके आएंगे तो हमारे पास 24 हो गया। अब देखो k बराबर k² 8, इसका क्या हो सकता है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 3 24, इसको अंडर रूट में लेंगे, 2 का जोड़ा बनेगा, इसको बाहर निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2√6 बचेगा। k बराबर कितना आ गया, 2√6 आ गया। क्या k ही का मान निकालना था? क्या k ही का मान निकाल, बिल्कुल k का मान निकाला। अच्छा यहाँ प्लस माइनस लगा लो बच्चे, प्लस और माइनस, k का मान निकालना था, k का मान आपका आ गया। अब उसके बाद हम चल लेते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे हम चल लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ये तो हो गया पहला। दूसरा वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है kx x - 2 + 6 बराबर 0 है।
अब यहाँ पे बच्चे क्या करें, हमारे पास यहाँ पे इसको पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, के एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2 के एक्स आ जाएगा प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे बच्चे देखें तो a बराबर क्या निकल के आएगा आपके पास, k निकल के आएगा, b बराबर क्या निकल के आएगा, -2k निकल के आएगा, -2k, और c बराबर देखेंगे तो यहाँ पे 6 है, 6 निकल कर आएगा। अब विविक्तिकर इसमें निकालना है, चूँकि मूल क्या है, मूल बराबर हैं, चूँकि क्या है, मूल बराबर है, अतः क्या हो जाएगा, जो d का मान होगा वो 0 के बराबर होगा। तो b² - 4ac d बराबर होता है बराबर 0। b का मान रखो बच्चे -2k², तो -2k² रख दिए, -4 इंटू a का मान बच्चे रख दो k, और c का मान रख दो बच्चे 6, c का मान 6 रख दिया बराबर 0 हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4k² हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 इंटू, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 चौको कितना हो जाएगा, 24k हो जाएगा, 24k = 0। इस 24 को इस साइड में लेकर जाएंगे, 4k² बराबर 24 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 छंग क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, 4 छंग 24 हो जाएगा। तो हमारे पास निकल के आया कितना, हमारे पास निकल के आया k² बराबर कितना, 6 निकल के आया। जब अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो बच्चे k भी है, तो यहाँ पे k भी लगा लो। अभी यहाँ पे बच्चे क्या हो जाएगा, यहाँ पे k है तो k भी हो जाएगा, एक k से एक k ये कट जाएगा, 4 छंग 24 हो गया। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। या तो हम थोड़ा से और बढ़ा के काट दें, आपको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी तो हम इसको और बढ़ा के काट देते हैं। मतलब 4k² ये हो गया बराबर कितना हो गया, 24k हो गया। एक k से क्या कर दिए, एक k हम इसको काट दिए, तो हमारे पास निकल के आया कितना, 4k बराबर कितना हो गया, 24 हो गया। जब 4k बराबर 24 हो गया तो 4 एकम 4 और 4 छंग क्या हो गया, 24 हो गया। वही k बराबर कितना निकल के आया आपके पास, k बराबर 6 निकल के आया। ये था बच्चे अपना दूसरा क्वेश्चन। इस दूसरे क्वेश्चन में कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो रही है तो हमें बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, फिर से देख लो, हमने क्या कहा, पहला वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले में मैंने क्या किया, इसके x को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों में, तो हमारे पास समीकरण ये निकल के आया। अब इसको a, b और c को सभी बच्चे जानते ही हैं, किससे, इससे तुलना करना रहता है। जब तुलना करते हैं तो हमारे पास ये मान निकल के आते हैं। अब क्वेश्चन में खुद कहा है कि जो समीकरण दिए गए हैं उनके मूल क्या हैं, बराबर हैं। अब हम पहले इसके पढ़ा था कि समीकरण के जब मूल बराबर होते हैं तो d बराबर मतलब विविक्तिकर उसके क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। जब विविक्तिकर 0 हो जाएगा तो इसका मतलब b² - 4ac क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने इन सभी का क्या कर दिया, मान रख दिया। मान रखने के बाद सॉल्व किए तो हमारे पास इतना आया। इसको मैं इस साइड में लेकर गया तो ये माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, 24k हो गया था। इस एक k से एक k हम कैंसिल कर दिए तो यहाँ की जो पावर थी वो हट गई। अब हमारे पास 4k बराबर 24 है, 4 एकम 4, 4 छंग 24। इसका मतलब k बराबर हमारे पास निकल के आया कितना, 6 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे हम चलते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे वाला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो। यदि हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। मतलब उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से क्या है, मतलब दुगना है, क्या है, दुगनी हो, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो हम बच्चे बात कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक मतलब बाग है, एक बाग है, इस तरीके से आपको एक बाग देखने को मिलेगी। इसकी चौड़ाई क्या है बच्चे, ये चौड़ाई है, इसको मान लें हम x। अब यहाँ पे लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चे, जो लंबाई होगी वो लंबाई हो जाएगी आपकी 2x हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, 2x हो जाएगी। क्यों, उन्होंने कहा है कि जो चौड़ाई है, चौड़ाई का दुगना क्या है, लंबाई है। तो हमने क्या कहा, माना हमारे पास, माना बाग की चौड़ाई x है, तब बाग की लंबाई क्या हो जाएगी, बाग की लंबाई क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी।
अब उन्होंने दिया है क्या, परिमाप कितना दिया है 800, अर्थात क्षेत्रफल दिए हैं, क्षेत्रफल दिए हैं 800 वर्ग मीटर स्क्वायर दिए हैं। अब हम जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। देखो क्षेत्रफल बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक ये आयत के तरीके बन रहा है, क्षेत्रफल बराबर होता है क्या, लंबाई गुणे क्या हो जाता है, चौड़ाई हो जाता है। ठीक, क्या हो जाता है यहाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है। अब देखो क्षेत्रफल उसमें दिया है कितना 800 वर्ग मीटर, लंबाई हमारे पास कितना है 2x है, 2x हो गया, चौड़ाई कितना है बच्चे, चौड़ाई x है, x हो गया, 2 एक अन्नम 2, 2 चौक 8 हो गया, मतलब 400 हो गया। इसका मतलब इसको हम इस साइड में लेके आए तो हमारे पास हो जाएगा x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। इसको हम उस साइड में लेके गए, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, ये बच्चे 400 कितने किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। 400 को जब हम रूट निकालेंगे तो x बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, x बराबर 20। क्यों आएगा, क्योंकि जो 400 होगा, 400 ये होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 20 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों 20 का जोड़ा बनेगा तो इसको बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 दिशा में क्या होता है, 400 होता है। ये तो हो गया आपका यहाँ तक का। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे ये x बराबर 20 निकल के आया, मतलब चौड़ाई जो निकल कर आई आपके पास कितना, 20 मीटर आई चौड़ाई। और लंबाई की बात करें तो लंबाई कितना आपके पास आई, 2 इंटू 20 हो जाएगा, मतलब 2 दूनी 4, मतलब 20 दूनी 40 मीटर हो जाएगा। 40 मीटर आपकी क्या निकल के आई, लंबाई निकल कर आई। आई होप कि यहाँ तक बच्चे क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये तो हमारा तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन था। तीसरे नंबर का क्वेश्चन किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा एक बाग है जिसकी चौड़ाई जो है लंबाई से क्या, मतलब कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है, दुगनी है। तो हमने चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई इनकी 2x हो गई। अभी यहाँ पे जो माना था उसके बाद क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 2x हो गया यहाँ पे है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है x है। तो इसको मान रखे, इसको सॉल्व कर दिए तो हमारे पास x का मान निकल के आया 20, तो चौड़ाई निकल के आई, चूँकि चौड़ाई हमने x माना था, चौड़ाई निकल के आई 20, लंबाई 2 इंटू एक्स था, तो x के स्थान पे हमने क्या रख दिया, 20 को रख दिया, तो हमारे पास लंबाई कितनी निकल के आई, 40 निकल कर आई। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, उन दोनों क्वेश्चनों को हम इसी सेशन में करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे आगे हम देखते हैं। हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा, यहाँ पे देखेंगे हम 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि क्या निम्न स्थितियाँ संभव हैं यदि उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। उसकी क्या करना है, वर्तमान आयु ज्ञात करना है। क्या निम्न स्थितियाँ संभव हैं, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पूर्व उनकी गुणनफल का आयु 48 था। तब हमको अगर वो अस्तित्व में हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। अब बच्चे देखो इस तरीके से क्वेश्चन है, तो इस तरीके को क्वेश्चन को आप देखो कैसे करेंगे। इन्होंने कहा है 2 मित्र हैं, मान लो हमारे पास इनके पास क्या है, मित्र हैं, और ये मित्र क्या है, 2 मित्र हैं। 2 मित्र, पहला मित्र हो गया, दूसरा मित्र, इन दोनों मित्रों को आयु को जोड़ दें तो हमारे पास कितना हो जाता है, ये दोनों मित्रों को जोड़ देते हैं तो उनका योग कितना है, 20 है। कितना है, 20 है। अब देखो बच्चे, अगर हम पहले मित्र की आयु x मान लें प्लस दूसरे मित्र की आयु ऐसे ही रहने दो तो बराबर 20 हो जाएगा। अगर हम इस मित्र की आयु मतलब दूसरे मित्र की आयु निकालना चाहें तो x को उस साइड में करेंगे तो दूसरे मित्र की आयु निकल के आएगी 20 माइनस x आ जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो इसी कॉन्सेप्ट को जब हम लगा लेंगे तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कैसे। माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितना है, x वर्ष है। हम देखो कॉन्सेप्ट कहाँ से किए, कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से किया। पहला और दूसरा 2 मित्र माने, उनका योग करे तो 20 आ गया। पहले मित्र को x मान लिए तो दूसरे मित्र को हम को आयु पता हो गई। अब देखो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगी बच्चे, 20 माइनस x हो जाएगी। ठीक, अब देखो उन्होंने कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व, क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। प्रश्नानुसार हम यहाँ पे करेंगे, प्रश्नानुसार
4 वर्ष पूर्व, देखो पहले मित्र की आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु क्या हो जाएगी -4 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, दूसरे मित्र की आयु 20 - x है तो 20 - x है। अगर इसमें 4 वर्ष पूर्व इनकी कहें तो 4 वर्ष इसमें घटाएंगे, पिछले 4 वर्ष जाएंगे। अब इनका दोनों का गुणनफल, मतलब इन दोनों को गुणा कर दें तो हमारे पास कितना आ जाता है, हमारे पास इनके आयु का गुणनफल कितना है बच्चे 48 है। कितना है बच्चे 48 है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 48 हो गया। मैंने कहा समझ लीजिए क्वेश्चन को समझने, उन्होंने कहा जो उन 4 पहले और दूसरे मित्र के आयु 4 वर्ष पूर्व मतलब पहले में से 4 घटा दिए, दूसरे की आयु में से 4 घटा दिए तो इनके 4 वर्ष पहले हो गया। जब 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु जो है उनका अगर गुणा कर दो तो क्या हो जाता है 48 के बराबर हो गया। तो मैंने बराबर 48 कर दिया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे कि x - 4 हो गया इंटू 20 में से 4 गए तो 16 माइनस क्या हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब देखो इसको क्या करो, इससे मल्टीप्लाई करो, दे यहाँ पे 16x हो जाएगा माइनस x² हो जाएगा माइनस इसमें 16 × 48 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो माइनस x² माइनस यहाँ 16 और 4 कितना हो 20 हो जाएगा प्लस 20x माइनस 48 इसको इस साइड में लेके आओ तो माइनस 48 बराबर कितना हो जाएगा 0। अच्छा 16 × 48 तो होगा नहीं, 16 चौको 64 होना चाहिए। 16 दूनी 32, 16 × 48, 16 चौको 64, ये इसके 16 चौको 64 होना चाहिए बच्चे। यहाँ भी क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस x² प्लस 20x, ये 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 6 × 4 = 10, 10 × 1 = 11 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा बराबर 0। माइनस से दोनों सभी में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। अब इसको देखना है बच्चे ये अस्तित्व में आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक, इसको देखना है अस्तित्व में आता है या नहीं आता है। इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको हमें विविक्तकर निकालना पड़ेगा। जब विविक्तकर का मान पॉजिटिव या 0 के बराबर दिखेगा तब वो अस्तित्व में आएगा। यहाँ से अगर हमको देखें, यहाँ से देखें तो a का मान यहाँ से क्या देखने को मिलेगा, a का मान देखने को मिलेगा x² का गुणांक 1, b बराबर कितना दिखेगा -20 और c बराबर कितना दिखेगा 112 देखने को मिलेगा। यहाँ तक समझ में आया। जब यहाँ तक समझ में आ गया आगे चलते हैं। आगे हम निकालते हैं विविक्तकर। क्या निकालेंगे बच्चे, विविक्तकर निकालेंगे। यहाँ पे निकालेंगे विविक्तकर। विविक्तकर क्या, d बराबर, इसका अस्तित्व देखना है तो d बराबर हमारे पास होता है b² - 4ac फार्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे d बराबर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है -20 है, -20 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस करेंगे 4 करेंगे, a का मान 1 है 1 हो गया, c का मान कितना है 112 है 112 हो गया। 20 20 में कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 1 = 4। तो यहाँ पे बात आती है -48 आ गया। d का मान माइनस में आ गया। यहाँ पे लिखना चूँकि d का मान ऋणात्मक है, चूँकि d का मान ऋणात्मक है इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। अतः हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। क्या किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो वो यहाँ पे उन्होंने कहा कि 2 मित्र हैं, दोनों मित्रों की आयु क्या है 20 वर्ष है, आयु का योग 20 वर्ष है। मैंने पहले मित्र को आयु x माना तो दूसरा का कैसे दूसरे का 20 - x हो गया, मैंने यहाँ पे करके बताया था। अभी उसको पीछे करके बैक करके या वीडियो देख लें या आप बैक करके ही देख सकते हैं क्योंकि अब तो यहाँ पे मिटा दिया है। ठीक, फिर प्रश्नानुसार उन्होंने कहा कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष जो पूर्व होगा वो पहले के भी आयु 4 वर्ष पूर्व होगी, दूसरे के भी आयु 4 वर्ष पूर्व होगी। मतलब कि जैसे कोई पिता है उसका पुत्र, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी उसका पिता अभी 25 साल के हैं, उसका बेटा अभी है
14 साल का, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु कितना रही होगी? पिता की आयु 25 अभी है, 4 वर्ष पूर्व 21 वर्ष हो जाएगी। मतलब पिता की आयु में से 4 वर्ष मैंने घटाया तब जाके 21 वर्ष हुई। और जो पुत्र की आयु है वो 4 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा? 14 वर्ष का है, तो 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 वर्ष का हो जाएगा। उसी प्रकार मैंने क्या करा, पहले वाले में 4 घटा दिया और दूसरे वाले में भी 4 घटा दिया। और क्या कहा था कि उनका जो गुणनफल, मतलब जो 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48 है। 48 हो गया। अब इसको मैंने क्या किया? सॉल्व कर दिया। सॉल्व मतलब इसको जो गुणा करना था गुणा कर दिया, तो हमारे पास निकल के आया इतना पूरा समीकरण देखने को आया। अब इसको समीकरण को चेक करना है क्या ये अस्तित्व में है या नहीं है। जब अस्तित्व में आ जाएगा तब हम समीकरण को हल करेंगे। कौन सा? इस वाले समीकरण को लगा करके हम हल करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने ए बी सी का इसका मान सभी बच्चे जानते हैं कैसे निकाला जाता है। फिर मैंने विविक्तिका निकालने के लिए इस वाले फार्मूले को लगाया, तो डी का मान देखा बच्चे -48 आ गया। जब डी का मान नेगेटिव में आता है, ऋणात्मक में आता है, तो उनके मूल क्या हो? अस्तित्व में नहीं आते हैं। जब मूल अस्तित्व में नहीं आएंगे तो वो समीकरण हल करना संभव नहीं रह जाता। तो ये हो गया अपना चौथा वाला क्वेश्चन। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर बच्चे मेरा सेशन समझ में आता है, आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। आने वाले समय में हम और अच्छे तरीके से आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो रही है तो ज़रूर कमेंट कर सकता है। चलिए 5वें नंबर और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए बच्चे देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस एक्सरसाइज में लास्ट क्वेश्चन अपना है 5वें नंबर का क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन से बच्चे? क्वेश्चन 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। परिमाप कितना है? परिमाप है कितना? परिमाप है कितना बच्चे? परिमाप है 80 मीटर। परिमाप 80 मीटर है। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। ठीक, तो इसका लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि पार्क को बनाना संभव है, तो पार्क को जब बनाना संभव होगा तब इसका हमको क्या करना है? हल करना है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम मान लें क्या, पार्क की लंबाई माना, यहाँ माना पार्क की लंबाई बच्चे कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? हम देखो परिमाप दिया गया है। अगर कोई हमारे पास पार्क इस तरीके से क्या है? पार्क है, तो अगर ये क्या हो गया? ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। इसका मतलब क्या होता है? लंबाई को एक बार जोड़े, फिर चौड़ाई को जोड़े, फिर लंबाई को जोड़े, फिर चौड़ाई को जोड़े। इसका मतलब क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? बाग का परिमाप मतलब पार्क का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई। देखो, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई फिर प्लस चौड़ाई। ठीक, ये हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो गया? एक लंबाई 2 लंबाई हो गया, और एक चौड़ाई कितना? 2 चौड़ाई हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? परिमाप मतलब परि माने चारों ओर, माप माने मापना है। तो एक पॉइंट से लिए ऐसे चारों तरफ हमने क्या कर दिया? मापते हुए चला गया, तो लंबाई चौड़ाई मिलती चली गई। तो इसमें कॉमन ले लोगे तो बच्चे लंबाई प्लस क्या हो जाएगा? चौड़ाई हो जाएगा। अब देखो बच्चे परिमाप कितना दिया गया है? परिमाप 80 मीटर दिया गया है। जब 80 मीटर दिया गया है तो हम 80 लगा लिए, 2 × 2 और 4 × 8 हो गया। मतलब 40 बराबर कितना आ गया? लंबाई प्लस चौड़ाई आ गई। अब देखो लंबाई मैंने कितना माना है? x माना है। अगर हम 40 बराबर कितना x कर दिया प्लस चौड़ाई कर दिए, इसको पूरा इस साइड में कर दो तो x प्लस कितना हो जाएगा? चौड़ाई बराबर 40 हो जाएगा। अब यहाँ से चौड़ाई बराबर कितना निकल के आएगा? x उस साइड में कर दोगे तो 40 माइनस कितना आ जाएगा? x आ गया। ये क्या हो गई? आपका चौड़ाई निकल कर आई। अब क्षेत्रफल बराबर कितना है? 400 मीटर है। अब क्षेत्रफल बराबर क्या हम जानते हैं? क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या? लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल कितना है बच्चे? 400 मीटर है। लंबाई हमारे पास कितना है? लंबाई हमारे पास कितना है? यहाँ पे x है, लंबाई x है। चौड़ाई कितना हो गया? 40 माइनस x हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40x हो जाएगा, माइनस x का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब इस 400 को उस साइड में लेके जाके करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना? देखो इसको हम इस साइड में करते हैं तो कितना हो जाता है? हमारे पास इस साइड में 0 आएगा, इस साइड में कितना आ गया? 40x माइनस x स्क्वायर, और माइनस कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। आगे देखो
आगे देखिए बच्चे, आगे हम देखते हैं, यहाँ तक अपना आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे हम देखो कि इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे क्या, -x² प्लस ये 40 से हो गया, ये 40x हो गया, और ये -400 बराबर क्या हो गया, -400 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यदि हम क्या कर दें, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, अब कर दें माइनस में सब में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, -40x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 400 बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब यहाँ से अगर हम निकालने का प्रयास करें, a बराबर यहाँ से निकल के आएगा 1, और b बराबर कितना निकल के आएगा, -40 निकल के आएगा, और c बराबर कितना निकल के आएगा, c बराबर निकल के आएगा यहाँ से 400 निकल के आएगा। अब हमको विविक्तिकर निकालना है, ये इनको देख चेक करना है क्या इनके मूल वास्तविक हैं या क्या इनके मूल अस्तित्व में आते हैं या नहीं आते हैं। इसको चेक करने के लिए हमें विविक्तिकर निकालना पड़ेगा। d बराबर b² - 4ac को फार्मूला लगाना पड़ेगा। b का मान कितना है, 40 है, -40 है, -40 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है, 1 है, c का मान कितना है, c का मान है हमारे पास 40 है। ठीक, अब यहाँ पे 40 का स्क्वायर करोगे तो आपके पास 1600 आएगा, 4 चौक 16 मतलब 1600 आया। इसका मतलब क्या आ गया, 0 आ गया। d का मान कितना आ गया बच्चे, d का मान 0 आ गया। यहाँ पे लिखना चूँकि d का मान 0 है, इसलिए मूल क्या हो जाएंगे, मूल अस्तित्व में होंगे। क्या होंगे बच्चे, अस्तित्व में होंगे। जब मूल अस्तित्व में होंगे तो अतः इनका क्या हो जाएगा, हल क्या हो जाएगा, संभव है। हल क्या हो जाएगा, संभव है। जब हल संभव हो जाएगा तो अब आपको हल करना है। हल कैसे किया जाएगा बच्चे, इस वाले फार्मूले को प्रयोग करके आपको हल करना पड़ेगा। मतलब आपको करना पड़ेगा x बराबर -b है, तो ये माइनस फार्मूले वाला। अब यहाँ पे माइनस, यहाँ पे देखो b का मान क्या है, -40 है, तो यहाँ पे -40 हो जाएगा, प्लस माइनस फार्मूले वाला ये वाला। √b का मान कितना है, -40 है, तो -40 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान कितना 1 है, c का मान कितना है, c का मान कितना है 400, ये हो गया, बटे 2 इंटू a का मान कितना है 1 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे बच्चे, देखो यहाँ पे कितना आया, 0 आया, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो x बराबर कितना है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई 40 हो गया, प्लस माइनस ये वाला हो गया, √0 अपन कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो इसी को मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास x बराबर कितना आया है, x बराबर हमारे पास आया है 40 प्लस माइनस √0, कितना आया 40 प्लस माइनस √0, और 0 को बाहर निकालेंगे तो ये 0 आएगा, अपन कितना आ गया, 2 आ गया। कहाँ आ गया, 2 आ गया। अगर हम क्या ले लें, x बराबर ले लें, x बराबर यहाँ पॉजिटिव अगर ले लें, यहाँ पे चिन्ह जो है पॉजिटिव ले लें, पॉजिटिव लेने पर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास 40 अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। x बराबर कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। अगर आप निगेटिव वाला चिन्ह लोगे, अगर आप क्या ले निगेटिव ले लोगे, तब भी आपको क्या आएगा, तब भी आप अगर निगेटिव ले लीजिएगा तब भी आपके पास आएगा कितना, 40 माइनस 0/2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 40/2, 2 1 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, मतलब तब भी x बराबर कितना निकल के आएगा आपके पास, तब भी 20 ही निकल कर आएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। थोड़ा सा इसमें स्याही की कमी हो गई, क्वेश्चन अपना ख़त्म ही होने वाला है, फिर भी स्याही की कमी हो गई है। खुल भी नहीं रहा मेरे बच्चे। आगे देख लेते हैं थोड़ा से। अब यहाँ पे मैंने देखा माना था क्या, x बराबर लंबाई माना था कितना x, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, लंबाई अपनी निकल के आई गई कितना, 20 मीटर लंबाई निकल के आई। चौड़ाई की बात करें, चौड़ाई हमारे पास 40 माइनस x था, तो इसका मतलब जो चौड़ाई निकल के आएगी 40 माइनस x, तो x का मान रख दो 20, तो मतलब 40 माइनस 20, इसका मतलब जो चौड़ाई भी निकल के आई वो कितनी आई, 20 निकल के आई। चौड़ाई कितनी निकल के आई, 20 मीटर निकल कर आ गई। ठीक, आई होप कि सभी बच्चे को क्लियर हुआ होगा। देखो एक बार और समझा लेते हैं। परिमाप उसने 80 मीटर दिया है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर दिया है। मैंने पार का लंबाई मान लिया x, तो परिमाप कितना कैसे निकालेंगे, एक बार लंबाई को लिए, देखो
एक बार लंबाई मतलब इसके चारों तरफ की माप, लंबाई यहाँ से चले यहाँ तो लंबाई मिली, फिर चौड़ाई मिली, फिर लंबाई मिली, फिर चौड़ाई मिली, तो मैंने लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई वहाँ से कर दिया। अब इनको लंबाई को जोड़ा, चौड़ाई को जोड़ा, तो इतना आया, 2 कामा ले लिए, तो फिर ये इतना बचा। यहाँ 80 परिमाप यहाँ पे दिया 80 रखे, 2 से काट दिए तो 40 आ गया। तो अब हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे देखो लंबाई मैंने x माना था, तो इस लंबाई के स्थान पे x रख दिया, तो x प्लस चौड़ाई बराबर ये 40 आ गया। यहाँ पे चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 40 माइनस x हो गया। क्षेत्रफल बराबर हम जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मैंने माना था कहाँ पे, यहाँ पे x माना था, चौड़ाई हमने यहाँ से निकाला कितना, 40 माइनस x, इसको रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दिया तो यहाँ पे आ गया कितना, 40, ये 400 आ गया, इसको 40x और इसको x से x का x स्क्वायर कर दिया, इस 40 को, इस 400 को उस साइड में कर दिया, तो इतना आ गया। अब उसको लिख लिया यहाँ पे। अब फिर हमने क्या कर दिया, माइनस से समय मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया। इसको आप लिखना जानते ही हैं, विविक्तकर का फार्मूला आप जानते ही हैं। फिर हमने इसमें मान रख दिया, तो इसका मान आ गया 0, d, चूँकि d का मान 0 आ गया, अतः इसका इस d के मान 0 आता है, इसलिए मूल इसके अस्तित्व में होंगे, अतः हल क्या होगा, संभव होगा। जब हल संभव होगा तो इस वाले फार्मूले का प्रयोग किए हैं हमने यहाँ पे, उसके सभी के मान को रखा है, तो हमारे पास ये निकल के आया इतना। जब इतना निकल के आया तो एक बार मैंने क्या कर लिया, पॉजिटिव ले लिया, तो पॉजिटिव लिया तो x का मान कितना आया, x का मान निकल के आया इतना, x बराबर कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। जब x 20 निकल के आया, निगेटिव लिया तब भी x कितना निकल के आया, 20 निकल के आया। अर्थात लंबाई जो मैंने यहाँ पे x माना था, x लंबाई क्या माना था, x माना था, x लंबाई हमारे पास कितना निकल के आई, 20 निकल के आई। चौड़ाई निकालने के लिए हमने यहाँ पे रखे, यहाँ पे तो हमारे पास 40 माइनस 20 हुआ, तो ये भी चौड़ाई भी निकल के आ गई। आई होप कि हमारा यह वाला सेशन आपको समझ में आया होगा। 4.3 एक्सरसाइज थी हमारा चौथा चैप्टर का, और ये तीसरा जो एक्सरसाइज थी चौथे चैप्टर की, तीसरी एक्सरसाइज थी वो हो गई कंप्लीट। इसके बाद हम चलेंगे, अपना चौथा चैप्टर ही पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे 5वां चैप्टर जो है कि समांतर श्रेणी में चलेंगे। किसी बच्चे को अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके बता सकता है। तो चलिए बच्चे, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।